साल था 17 अक्टूबर 1998 और जगह उत्तर प्रदेश का भदोही। यहाँ अचानक पुलिस को एक अननोन कॉल आया। फोन पर कहा गया कि हेलो सर, पेट्रोल पंप पर लूट पड़ने वाली है। बस ये सुनते ही पुलिस एक्टिव हो गई और उन्होंने 4 लोगों का इनकाउंटर कर दिया। इनमें से एक था धनंजय सिंह, वो अपराधी जिसका क्राइम की दुनिया में सिक्का चलता था। 50,000 का इनाम इसके सर पर था और ना जाने कितने क्राइम का ये मास्टरमाइंड था। इसके मरते ही पुलिस जश्न मना रही थी, मिठाइयां बांट रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी तब उड़ गई जब 4 महीने बाद ये बाहुबली फिर से जिंदा हो गया और अब की बार उसने भारतीय राजनीति में दबदबा कायम किया। अपनी इस सेकंड इनिंग से वो ऐसा पब्लिक फिगर बनकर उभरा जो IAS IPS उसे पकड़ने के लिए भागते थे ना, आज वही उसके सामने सलाम ठोक रहे थे। साफ था कि इस धुरंधर की गर्दन को दबोचने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी था कि सिस्टम को अपनी जेब में रखने वाला धनंजय सिंह आखिर था कौन, ये इस मुकाम तक आखिर कैसे पहुंचा और इसकी पूरी क्राइम कुंडली क्या थी। चलिए सब कुछ आज की वीडियो में जान लेते हैं। जिस दिन मैं 25 साल का हो जाऊंगा उस दिन मैं चुनाव लड़ूंगा और देश की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखूंगा, ये सोचना था धनंजय सिंह का, जो पैदा तो कोलकाता में हुआ लेकिन बड़े बड़े कांड को अंजाम देने के लिए वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर चला गया। राजनीति और अपराध की दुनिया में धनंजय की दिलचस्पी बचपन से रही है। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने जरायम की दुनिया में एंट्री ली और महज 15 साल की उम्र में ही उसका नाम एक ऐसे हत्या के मामले में आया जिससे ये तय हो गया कि धनंजय आगे चलकर भाई अपराध की दुनिया को अपना साथी बना लेगा। 1990 में कि जब कोलकाता में ये आरोप उन पर लगा तो धनंजय के पापा राजदेव घबरा गए और उन्होंने बेटे के साथ पूरे परिवार को गांव पहुंचा दिया। यहाँ गांव में क्योंकि धनंजय के परिवार की गिनती गांव के पढ़े लिखे और शालीन लोगों में होती थी, इसलिए पुलिस इस मामले में आरोप कभी साबित ही नहीं कर पाई। खैर, धनंजय पहले अपने इस जुर्म में बच जरूर गए, लेकिन यहीं से उन पर एक के बाद एक आरोप लगना शुरू हुए। सबसे पहला मुकदमा उन पर तब दर्ज हुआ जब वो 11th क्लास में थे। तब उन पर TD कॉलेज में मारपीट का आरोप लगा। इस पर पूछताछ के लिए जब उन्हें पकड़ा तो उनके पास से कट्टा यानी तमंचा मिला। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तब घर वाले समझ गए थे कि बेटा हाथ से निकल गया है। धनंजय की मां को उसके भविष्य की और चिंता सताने लगी और इस पर भी एक बड़े बाबा ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका बेटा कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में फंस जाएगा। आगे हुआ भी ऐसा ही। धनंजय को जैसे ही जौनपुर की हवा लगी, राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। घर से तो वो स्कूल के नहीं निकलते थे, लेकिन उनकी यामाहा बाइक स्कूल नहीं जाती थी, बल्कि वो छात्र अड्डों में पहुंच जाती थी। रंगबाजी का ऐसा सुरूर चढ़ा कि भाजपा नेता मुकुल सिंह गुट के करीबी हो गए, जिससे उनकी आंखों में भी विधायक बनने का सपना चमकने लगा और इसलिए धनंजय मुकुल का चुनावी कामकाज देखने लगे। अब एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो फिर कानून की नजर में आने लगे थे और इस बार रीजन था हत्या। दरअसल अभी वो बोर्ड के एग्जाम ही दे रहे थे कि उन पर एक और आदमी की हत्या का आरोप लगा। पुलिस धनंजय की तलाश में लग गई। आखिरकार धनंजय पकड़े भी गए, उसे हिरासत में रखा गया। फिर 12वीं के 3 पेपर के एग्जाम धनंजय ने पुलिस निगरानी में दिए। हालांकि बाद में इस हत्याकांड की FIR में धनंजय का नाम आया ही नहीं। लेकिन जब धनंजय की मां को उसकी आंखों में राजनीति का सुरूर देखने लगा तो मां की चिंता बढ़ गई। परिवार में राय बनी कि धनंजय और जौनपुर में रहे तो बिगड़ जाएंगे। ऐसे में बेटे को शहर से बाहर बेचने का फैसला किया गया और सीधे धनंजय को लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजा गया। लखनऊ में दाखिला लेकर धनंजय पढ़ाई करने लगे, लेकिन जौनपुर की सोहबत और साथ उनका लखनऊ तक नहीं छोड़ा। वहां पहुंचकर धनंजय राजनीति में एक्टिव हो गए। अरुण उपाध्याय, अभय सिंह, बबलू सिंह और दयाशंकर जैसे बड़े ठाकुरों के गुट से उनका नाम जुड़ने लगा। हालांकि आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं था और ना ही ये सारे किसी एक जिले से थे, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये एक दूसरे के करीबी होते चले गए। आलम तो ये था साहब कि यूनिवर्सिटी में जो गुंडागर्दी होती थी उसमें धनंजय सिंह और बाकी लोगों का नाम आता था। किसी पर गोली चला देना, चाकू मार देना, किसी को उठा लेना, ये सभी केस में धनंजय सिंह फंसने लगे। 1992 से 1997 तक का दौर ऐसा था कि जौनपुर और लखनऊ में धनंजय का नाम अखबारों में भी छपने लगा था और इसकी वजह थी वो सभी काले काम जो उन्हें जुर्म की दुनिया का बड़ा बादशाह बना चुके थे। यूनिवर्सिटी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब वो अपनी धौंस जमाने के लिए रेलवे में भी 2 नंबर का काम करने लगे थे। अब यहाँ पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए रामलला की हूबहू छवि, जो अयोध्या के राम मंदिर में विराजित रामलला की मूर्ति का ही प्रतिरूप है, वो लाए हैं।
वही दिव्य रूप, सौम्य मुस्कान और मनमोहक छवि आपको श्रीराम के इस बाल स्वरूप में भी देखने को मिलेगी, जो आर्टेरियम ने बखूबी बनाया है। तो अभी ऑर्डर करने के लिए मिस्टिका 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए अब कहानी पर वापस आते हैं। तो दरअसल कहा जाता है कि माफियाओं के लिए रेलवे का ठेका उस समय आमदनी का बड़ा जरिया होता था, जिसके तहत रेलवे में स्क्रैप की नीलामी होती थी और रेलवे वाले अंदाजे से कीमत तय करते थे और उस पर बोली लगती थी। माफिया उस बोली को मैनेज करवाते थे और उसके बदले गुंडा टैक्स लेते थे। कमाल की बात तो ये थी कि इस क्षेत्र में पहले से ही माफियाओं का दबदबा था और वो किसी को घुसने नहीं देते थे। लेकिन यहाँ भी धनंजय सिंह अपनी जगह बनाने में सफल रहे। उन्होंने और उनके दोस्तों ने धीरे धीरे वसूली में अपना पांव जमा लिया और अच्छा खासा मुनाफा छापने लगे। लेकिन इसी बीच एक कांड हो गया। 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल चरण श्रीवास्तव की हत्या हो गई और इसमें नाम सामने आता है धनंजय सिंह का। हालांकि उनको गोली मारने वाले लोगों में धनंजय सिंह शामिल नहीं थे, लेकिन इस कांड में वो ही कल्प्रिट के रूप में सामने आए और उनके सर पर 50,000 का इनाम लगा दिया गया। इस दौरान धनंजय फरार थे और उन पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसे में रेलवे की वसूली का पैसा अभय सिंह के पास आने लगा और इसे लेकर ही अभय और धनंजय के बीच अनबन होने लगी। इस दौरान इन्हीं के बीच के एक लड़के अभिषेक की मौत हो गई, जिससे कि दोनों के बीच दुश्मनी की खाई और गहराती गई। ले देकर 17 अक्टूबर को भदोही जिले में पुलिस को लूट की खबर मिली और फिर हुआ वो एनकाउंटर जिसकी बात हमने कहानी की शुरुआत में की थी। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर से जहां पुलिस दावा ये कर रही थी कि धनंजय सिंह मर चुका है, वहीं इसकी पोल भी तब खुली जब एक व्यक्ति ने वहां के एसपी से शिकायत कर दी। इस शिकायत में कहा गया कि जिसे धनंजय सिंह बताया गया है वो उनका भतीजा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शहर में पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो गया। 3 दिनों तक विरोध होता रहा। लोग साफ साफ कहने लगे कि इसका मतलब पुलिस बिकी हुई है और फेक एनकाउंटर करके लोगों को बेवकूफ बना रही है। ले देकर पुलिस की किरकिरी होनी शुरू हो गई। यही नहीं, मामले में पूरी पुलिस टीम को जेल जाने की नौबत आ गई थी। दरअसल यूपी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। आरोपी पुलिस वाले पर केस दर्ज हुआ। एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा था, वहीं अब दूसरी तरफ इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब धनंजय सिंह खुद दुनिया के सामने प्रकट हो गया। इससे साफ हो गया कि पुलिस झूठ बोल रही थी और ये माफिया अभी तक सही सलामत था। दरअसल हुआ ये कि 11 जनवरी 1999 को बाहुबली धनंजय सिंह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए। उनके सामने आते ही पुलिस के तो मानो तोते ही उड़ गए। लोगों का पुलिस पर से विश्वास हिल गया था और अब पुलिस के खिलाफ न्याय के लिए लोग सड़कों पर थे। इसलिए आगे इस मामले में तकरीबन 32 से 34 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी चला। सुनवाई के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। वहीं जिंदा बचे पुलिस कर्मियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन जानते हैं इन सब में धनंजय सिंह का क्या हुआ? दरअसल इन जनाब ने पूरे पुलिस सिस्टम को हिलाकर अपने करियर की सेकंड इनिंग्स शुरू की और पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र इन्होंने लोगों पर फूका कि राजनीतिक क्षेत्र में भी ये एमएलए की कुर्सी तक जा पहुंचे। तो हुआ ये कि कोर्ट में सरेंडर करने के बाद ये कई महीनों तक जेल में रहे, लेकिन फिर बरी होकर इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2002 की तरफ अपने कदम बढ़ाए। और कमाल की बात तो यह है साहब कि इस चुनाव में इन्होंने किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया। ये निर्दलीय उठे और जीत गए। इस जीत के बाद जहां एक तरफ धनंजय का पॉलिटिकल करियर चमकने लगा, वहीं इनके दोस्त बने राइवल अभय सिंह भी तब इनकी जान के दुश्मन बन गए। उन्होंने धनंजय सिंह पर जानलेवा हमला किया और दोनों दोस्तों के बीच इसके बाद खून सवार हो गया। दोनों माफियाओं के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली और पूरे शहर ने इस रंजिश को देखा। लेकिन आखिर में हुआ ये कि अभय सिंह के खिलाफ धनंजय ने केस करा दिया। जब ये मामला ठंडा हुआ तो धनंजय एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल करियर को उठाने का दांव खेलते हैं और इस बार इन्होंने चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की टिकट से लड़ा और कमाल था कि इस बार भी वो जीत गए। लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने भी उन्हें टिकट दे दिया और इस बार भी जीत धनंजय सिंह के हाथ लगी। इस चुनाव के बाद पहली बार वो सांसद बने। ये वो दौर था जब लग रहा था कि इस माफिया टर्न पॉलिटिशियन को कोई हरा नहीं सकता और न ही इसकी किस्मत का सितारा कभी गर्दिश में आने वाला है। लेकिन 2 साल बाद ही ये चमत्कार हुआ और मायावती ने धनंजय को पार्टी से निकाल दिया।
यहाँ धनंजय पर आरोप लगा था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इसके बाद तो मानो धनंजय सिंह की किस्मत रूठ गई। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। फिर 2017 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा लेकिन उसमें भी वो हार गए। एक तरफ जहां उनका पॉलिटिकल करियर इसी के साथ हमेशा के लिए अस्त हो गया, वहीं इनकी पर्सनल लाइफ काफी रंगीन रही। इस दौरान जनाब ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शादियां की। इसमें जहां उनकी पहली पत्नी की मौत 9 साल बाद हुई, वहीं इसके बाद धनंजय ने डॉक्टर जागृति सिंह से दोबारा शादी की। उनकी ये शादी भी कई कंट्रोवर्सीज में फंसी, जिसमें ले देकर दोनों का तलाक हो गया। और इसके बाद धनंजय सिंह की तीसरी शादी दक्षिण भारत के बड़े कारोबारी परिवार की लड़की श्रीकला रेड्डी से पेरिस में हुई। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या फिर धनंजय सिंह कभी पकड़ा गया या नहीं? आखिर इसे सजा क्या मिली और पुलिस ने कौन कौन से जुर्म में इसे पकड़ा? दरअसल पहले दर्ज मामलों पर तो धनंजय पर पहले ही केस चल रहे थे। ऊपर से बागपत जिला जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की जुलाई 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने धनंजय सिंह और प्रदीप सिंह पर हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। फिर साल 2021 में जब लखनऊ में मऊ के नेता अजीत सिंह की भी हत्या हुई तो इस मामले में भी धनंजय सिंह का नाम आया। बस तभी से लखनऊ पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। उन्हें पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी उनके सिर घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि लखनऊ की एक कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी उनके नाम जारी करवा लिया गया। यहाँ तक कि मुठभेड़ में मारे गए शूटर गिरधारी ने भी पुलिस को बताया कि भाई अजीत की हत्या का पूरा प्लान जो है धनंजय सिंह का था। मगर इन सब में धनंजय सिंह पुलिस को कहीं नहीं मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो भारत में खुलेआम घूम रहे थे। क्रिकेट टूर्नामेंट में उनकी एक मौजूदगी का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। ऐसे में धनंजय सिंह को बड़ा झटका अब तब लगा जब जौनपुर की अपर सत्र कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल के कारावास की सजा दी। अब जाहिर है साहब कि धनंजय सिंह को सजा मिलेगी। वो तो कहां लोकसभा चुनाव में उतरने का ख्वाब बना रहे थे, लेकिन अब उनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं वो काफी संगीन है और जाहिर है कि अब उनका पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए डगमगा सकता है। दोस्तों, अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द जाहिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।